नमस्कार दोस्तों, प्लस माइनस में आज बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर बनते बिगड़ते समीकरणों के बारे में, एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे करोड़ों लोग पीड़ित हैं और एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो हर घर झेल रहा है। तो शुरुआत करते हैं। चुनाव के दौरान बिहार में नए नए विवाद और नए नए बयान कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही बिहार की सियासत एक बार फिर से उबाल मारने लगी है। वैसे बिहार को ये सब कुछ देखने और झेलने की आदत है। इससे पहले जब बिहार में चुनाव आने वाले थे तब भी बीजेपी और जेडीयू के बीच में रिश्तों को लेकर कोई ना कोई चर्चा रहती थी। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में बिहार चुनाव को लेकर एक अहम बयान दिया कि 2025 से वर्ष बिहार में चुनाव का वर्ष है और इस चुनाव के वर्ष में हम लोगों को आज से ही कमर कसनी चाहिए कि यहां जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के इस चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। उनका कहना था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए बिहार में फिर से सरकार बनाएगा। ये बयान बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाता है, खासकर तब जब नीतीश कुमार ने पहले ही कई बार संकेत दिए थे कि वो अपनी पार्टी के भविष्य और गठबंधन के बारे में विचार कर रहे हैं। खट्टर के इस बयान को बिहार की राजनीति में खासा महत्व दिया जा रहा है। नीतीश कुमार पहले महागठबंधन के प्रमुख घटक थे, अब एनडीए के साथ मिलकर चुनावी रणनीति में उतरने के लिए तैयार हैं। खट्टर का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो चुके हैं और वे आगामी चुनाव में साझा जीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी का मुख्य एजेंडा विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था रहा है। खट्टर का कहना है कि नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता, उनकी सरकार के कामकाज से बिहार में स्थिरता और विकास आएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने से राज्य के लोगों को कई तरह के लाभ होंगे, जैसे बेहतर सड़कें, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, किसानों के लिए योजनाओं का विस्तार वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार ने भी इस गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उनका कहना था कि बिहार को एक मजबूत और स्थिर सरकार की ज़रूरत है और एनडीए की सरकार इस ज़रूरत को पूरा कर सकती है। नीतीश के नेतृत्व में बिहार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और सुधारों को लागू किया है, जिनसे राज्य की राजनीति में बदलाव आया है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर सतर्क है। महागठबंधन के नेता एनडीए के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच चुनावी दांवपेच और रणनीतियां तेज हो चुकी हैं। बिहार चुनाव की दिशा अब इस बात पर निर्भर करेगी कि नीतीश कुमार और बीजेपी किस प्रकार से अपने समर्थकों को एकजुट करते हैं। लेकिन इस बार की डगर इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि जेडीयू और छोटे बड़े कई दूसरे दल भी बिहार में पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो हर रोज़ बिहार की जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं। पूरी तरह से नीतीश बाबू पर आक्रामक हैं। उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि इस बार नीतीश ना लालटेन पर लटक पाएंगे और ना कमल पर बैठ पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राबड़ी देवी की ओर से उन्हें एक और बड़ा ऑफर भी मिला है कि अगर चाहें तो वो फिर से वापस आ सकते हैं। पहले तो बीजेपी का छोड़े ना, तब ना हम लोग साथ आएंगे। पहले बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी को पहले कुमार के संगे आएंगे हम लोग। अब नीतीश कुमार के बारे में किसे नहीं पता कि वो कब क्या कर बैठते हैं। फिलहाल खट्टर जी का ये बयान न केवल बिहार के आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि ये बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को और भी मजबूती देगा। बिहार के लोग अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इस गठबंधन का असर उनकी राज्य की राजनीति और जीवन स्तर पर किस तरह से होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये घोषणा बिहार के आगामी चुनाव को लेकर एक नई दिशा और उत्साह का निर्माण कर सकती है।
अब दोस्तों वो खबर जो बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं मोटापे की, जिसे लोग ज़्यादातर गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये तेज़ी से दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रही है। समस्या सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि इसके कारण हमारी इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मोटापे की वजह से नुकसान के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। शायद यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके दूरगामी असर को देखते हुए इसके खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है। फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। अभी हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार 2050 तक भारत में करीब 45 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हो सकते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी और जो भारत की अनुमानित जनसंख्या का लगभग 1/3 होगा। ICMR की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के बच्चे बड़ों की तुलना में तेजी से मोटे होते जा रहे हैं। भारत में 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे मोटे हैं और यही वजह है कि मोटापा भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी पुरुष के कमर की गोलाई 36 इंच और महिलाओं की 32 इंच से ज़्यादा है तो वो मोटापे का शिकार है। मोटापा सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि ये तेजी से पूरी दुनिया में पैर पसार रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पूरी दुनिया में 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले 250 करोड़ लोग अधिक वजन से परेशान थे, जिनमें से 89 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हो चुके थे। बच्चों से जुड़ी रिपोर्ट तो और भी खतरनाक है, क्योंकि अनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल ने बच्चों को और भी बेडौल और बेढंगा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ 70 लाख बच्चे ज़्यादा वजन वाले हैं। 5 से 19 साल की उम्र के 39 करोड़ बच्चों का वजन जरूरत से ज़्यादा है, जिनमें 16 करोड़ मोटापे से परेशान हैं। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत में मोटापा 7.51% है, जापान में 5.57%, वियतनाम में करीब 2% और सबसे ज़्यादा मोटापा टोंगा द्वीप में 72.3% है। अमेरिका में 42%, जबकि ब्रिटेन में 27% लोग मोटापे से पीड़ित हैं। भले ही भारत में अभी मोटापा 7.5% के करीब है, लेकिन वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने कहा है कि भारत में मोटे लोगों का प्रतिशत दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा है। पिछले 10 साल में भारत में मोटापे की दर लगभग 3 गुना बढ़ गई है, जिसका असर शहरी और ग्रामीण आबादी पर लगभग बराबर पड़ रहा है। इसके कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मोटापे की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर 2030 तक लगभग 6.5 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में भी ये संकेत दिए गए थे कि मौजूदा समय में हर 4 में से 1 भारतीय मोटापे का शिकार है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि बच्चे और युवा इसका तेजी से शिकार होते जा रहे हैं। इसके कारण भविष्य में हेल्थ सेक्टर के बजट पर दबाव बढ़ेगा। यही वजह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के बढ़ते हुए खतरे को भांपते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें वो बड़ी हस्तियों को न सिर्फ नॉमिनेट कर रहे हैं, बल्कि उनसे इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में FAT फैट नहीं FIT फिट इंडिया का नारा भी दिया। बड़ी हस्तियों को नॉमिनेट करने के पीछे पीएम मोदी का एक खास मकसद है, क्योंकि इनमें से कई हस्तियां ऐसी हैं जो पहले मोटापे से परेशान थी लेकिन अब बिल्कुल फिट हैं। जैसे आर माधवन की इस तस्वीर को देखिए, पहले वो मोटे थे लेकिन अब पतले हो गए हैं।
इसी तरह श्रेया घोषाल भी पहले मोटी थी, लेकिन अब हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से फिट हो गई हैं। यही हाल सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, अर्जुन कपूर और बहुत सारी फिल्मी हस्तियों का भी है। लेकिन बैलेंस डाइट और मेहनत से वो पतले हो गए हैं, स्लिम ट्रिम हो गए हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि भारत को मोटापा मुक्त बनाने की मुहिम में आपको भी शामिल होना होगा, नहीं तो आने वाले समय में न सिर्फ आपका बल्कि देश का भी बड़ा नुकसान होगा। आप सोच रहे होंगे वेट लॉस के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो वज़न कंट्रोल रखने के लिए करना सिर्फ इतना होगा, हमेशा खुश रहें, तनाव ना लें, भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा वाली चीज़ों को शामिल करें। इसके अलावा खूब पानी पिएं, भूख को नियंत्रित करने में मदद के लिए पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें। हर रोज़ 15-20 मिनट धीरे धीरे और तेज वॉक करें। 10 मिनट व्यायाम का लक्ष्य रखें और पैक्ड और फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें। मोटापे की इस समस्या के बाद अब बात करते हैं परिवार की। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि आपके बच्चे अब मोबाइल को, टीवी को ज़्यादा समय देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके बच्चों के लिए वक्त बचा ही नहीं है। आप या तो अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मैं आपको 2 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आप परिवार पर ज़रूर ध्यान देना शुरू कर देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में एक 6 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है। पूरा परिवार गम में सहमा हुआ, डरा हुआ सा है। आखिर क्यों 6 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? परिवार का किसी से कोई विवाद भी नहीं था। फिर यह हत्या किसने की? गौर से सुनिए। ये हत्या उसके चचेरे भाई ने की, जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। वो अपनी बहन से जलता था, जलसी करता था, जिसे फोबिया था कि घर के लोग उसकी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। सोचिए, इतना बड़ा कदम उसने कैसे उठाया? क्या ख्याल आया होगा उसको? कैसे उसने सब ये प्लान किया होगा? बच्चा कई दिन से एक सीरियल किलर वेब सीरीज़ देख रहा था, जिसे देखकर उसने पूरा प्लान मन ही मन बना लिया कि कैसे उसे अपनी बहन को मारना है। उसने पहले बहन के साथ गेम्स खेले, खाना खाया, हंसी मजाक किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वो अपनी बहन से इतनी नफरत करता था कि उसने सिर्फ गला घोंटकर मारा ही नहीं, बल्कि उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। उसने पुलिस को भी बताया कि सब उसकी बहन से ज़्यादा प्यार करते थे, जिसे वो नहीं सह पाता था। उसने वेब सीरीज़ का नाम बताया और कहा इसी से सब कुछ सीखा है और ये सब अंजाम दिया है। अब आप बताइए, इसमें क्या सिर्फ उस बच्चे की गलती थी? घर के अंदर बच्चा मोबाइल में घर में क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं है? वो बच्चों पर ध्यान दें, देखें कि क्या कर रहा है बेटा या बेटी। बच्चे के अंदर जब ये भावना आ रही थी कि परिवार बहन से ज़्यादा प्यार करता है, तब किसी ने क्यों इस बात को नहीं समझा, क्यों ख्याल नहीं रखा? अब ऐसा ही एक और मामला सुनिए, उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले का। यहाँ ऑनलाइन गेम खेलने से मना करने पर कॉलेज के एक छात्र ने अपने माता पिता और बहन की पत्थर से हमला कर कथित रूप से हत्या कर दी। उस लड़के की उम्र सिर्फ 21 साल है। वो अपने माता पिता और बहन से इसलिए नाराज था क्योंकि वो उसे मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन गेम खेलने से रोकते थे। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर वही सवाल और वही बात, कहाँ हैं आप लोग? आखिर क्यों आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अपना समय बेहतरीन बनाने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए या फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समय से पहले उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं? ये मोबाइल सिर्फ उनको नहीं, आपको भी बर्बाद कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया ख़राब है। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि समय से पहले कोई भी चीज़ किसी को देना गलत है। आपको ध्यान देना होगा बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, वो क्या देख रहा है, उसे कहाँ जाना पसंद है।
कहीं घर पर वो किसी बात से असहज तो नहीं महसूस कर रहा। ये सब कुछ जिस दिन आप देखना समझना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन के बाद आपके बच्चे में और आप में बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। कहते हैं ना कि संतान घर के दीपक होते हैं, पर यदि दीपक को गलत जगह रख देंगे तो वो घर को जलाकर राख कर देगा। इसलिए परवरिश पर ध्यान दें, बच्चों के साथ समय बिताएं। नमस्कार।